कुछ समय पहले मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं अटैक ऑन टाइटन पे रिव्यू बनाऊंगा, और मैंने बनाए भी थे कुछ रिव्यूज़। बट वो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो एक इतनी लंबी और डिटेल्ड और इतने सारे एपिसोड्स और सीजन्स पे स्प्रेड आउट स्टोरी है कि, और उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और अगेन इसमें स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो आई मीन कोई बड़े स्पॉयलर नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं स्पॉयलर चाहिए तो आपके लिए शायद देखना सही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, फाइनल सीरीज़ में आप देखोगे कि जहाँ वो जाते हैं वहाँ जिन लोगों को पसंद नहीं करते, बेसिकली मार्ली में जाते हैं जहाँ एलियंस को पसंद नहीं करते, उन्होंने बैंड्स लगा रखे होते हैं। और उनके ऊपर वो लाइक उनका ड्यूटी होती है उनकी कि बैंड बांध के घूमना है। तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो गेटोज़ बनाए थे जीयूस के नाजीज़ ने, उसमें एग्जैक्टली उसमें से लाइक इंस्पायर्ड है या उससे लिया हुआ है वो पर्टिकुलर इंस्टेंस। उसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जिस तरीके के ग्रुप्स बन गए थे, उस जो ये वर्ल्ड है उसकी जो सेटिंग दिखाई हुई है, डायनामिक्स हैं जो एक दूसरे के प्रति, वो कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले के जो हालात थे दुनिया के, कि ग्रुप्स बने हुए थे और हर ग्रुप एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहा था कि इसने मुझ पर हमला कर दिया तो दूसरे ने मुझ पर हमला कर दिया। तो काफ़ी इस तरीके की बहुत लाइक वाइड हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो ली गई हैं कॉन्टेक्स्ट उठाने के लिए। बहुत सारी म्यूज़िक है, उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिकली जिनके ऊपर मतलब या तो आप पूरा लिखो बढ़िया लाइक 2 घंटे 3 घंटे की स्क्रिप्ट और उस पर फिर वो लंबी वीडियो बनेगी, बट आई कुड नेवर गेट अराउंड डूइंग दैट। तो जो मैंने वीडियोस कुछ बनाए भी उस पर वो सिलेक्टिव या फिर पार्शल चीज़ों के रिव्यू थे। और उसके बाद मैंने ये भी सोचा कि मैं पर एपिसोड का बनाऊंगा, पर फिर वो मुझे लगा कि फिर वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा पर सीज़न या पर टू वीडियोस पर सीज़न, ये शायद एक बेटर चॉइस रहती। बट देन अगेन आई कुडंट गेट अराउंड डूइंग दैट आइदर। सो 2 बार मैंने इनफैक्ट मैंने वो पूरी सीरीज़ देखी, उसके बाद फिर मैंने उसे दोबारा देखा ताकि मैं थोड़ी सी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ बात कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाया। बट मेरी पर्सनल कमी है उसके अंदर। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली उसे पूरा शुरू से एंड तक दोबारा देखा। तो मैं तीसरी बार ये एनीमे देख रहा हूँ, और मैंने ये सुना है कि लोग कहते हैं कि गेटवे एनीमे है, इससे स्टार्ट कर लो। कई लोग कहते हैं इसके अगेंस्ट भी, तो हर तरीके के ओपिनियन है वैसे तो, लेकिन मैंने क्योंकि इससे स्टार्ट कर लिया भाई, मैंने और एनिमेस देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा कुछ भी इसके बाद। और मैं ऑलरेडी इसे 3 बार, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, देख चुका हूँ ओवर द पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर, स्पैन ऑफ मोर देन अ ईयर। तो मेरे दिमाग में लगता है कुछ कमी है। एनीवे, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर अगर कुछ डिसेंट बात की जाए तो कहाँ की जाए। अब मैंने इसके बारे में कहाँ से सुना था? मैंने श्वेताब से सुना था। ऑफ कोर्स मैं ओरिजिनल एनीमे की कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, तो मुझे एनीमे के बारे में जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चली वो श्वेताब से या श्वेताब के चैनल देख के पता चली। तो अगेन कुछ इंटर क्रॉस करते हैं जो उसके और मेरे लाइक जैसे कि आप लोगों के भी करते होंगे इंटरेस्ट। तो मैंने सोचा ट्राई मारते हैं, और अगेन क्या भाई धमाकेदार। AOT GOT को लोग कहते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स है जो वो ऐसी स्टोरी है कि उसकी टक्कर के कुछ भी नहीं है ये वो। मुझे शोज़ में आज तक ब्रेकिंग बैड से अच्छा कुछ नहीं लगा। मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स ब्रेकिंग बैड के आगे कुछ भी नहीं लगता, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। शो की बात कर रहा हूँ मैं, बुक्स की बात नहीं कर रहा। सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर वट एवर जो भी उसका बुक का नाम है। बट मुझे अटैक ऑन टाइटन शायद कहीं ना कहीं ब्रेकिंग बैड और इसमें से फैसला करना मुश्किल है कि क्या ज़्यादा ज़बरदस्त स्टोरी है। बट एनीवे, तो श्वेताब की एक वीडियो है इस बारे में जिसमें कि वो कह रहा है कि आपको ये देखनी चाहिए एनीमे और क्यों देखनी चाहिए। मैंने सोचा कि आज उस पर रिएक्शन बंद करते हैं और शायद उसके कॉन्टेक्स्ट से कुछ बातें शेयर करने का मौका मिल जाए। क्योंकि मेरा सीन ये है कि मैं ऑफ द कफ बोलता हूँ, तो मुझे कई बार ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ें पे बात करनी होती है, लेकिन मुझे याद नहीं रहता कि क्या वो टॉपिक्स स्पेसिफिकली, जो कि मुझे बताया। आई नो इट्स नॉट अ गुड स्ट्रेटजी, मुझे स्ट्रीमलाइन करना चाहिए चीज़ों को, बट अभी जो है सो है। तो आई मीन आई होप टू बी अ बेटर पर्सन, तो कभी उम्मीद करते हैं ऐसा हो जाएगा। अभी श्वेताब की वीडियो देखते हैं और उसके फिर लाइक कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे AOT के ऊपर। अटैक ऑन टाइटन आई वुड से कि अगर हो पाए, अगर मेरे हित
में होता, अगर मेरे हित में नहीं, अगर मेरे पास पावर होती, तो मैं तो कहूँगा भाई आई थिंक स्कूल में रिकमेंड करी जानी चाहिए, आई थिंक आफ्टर 15 और 16 ऑफ एज, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ही गोरी सीरीज है। गोरी मतलब गोरी नहीं गोरी एज इन लाइक खून खराबा, GORY, ये नहीं गोरी क्या बात कर रहे हो, मेरे घर में तो पापा कहते भी है कि बेटा तुम्हारी शादी करवाएंगे तो गोरी लड़की से करवाएंगे, एनिमे देख रहे हो बेटा, गोरी एनिमे देखना बस वाली गोरी नहीं। बट आई वुड सीरियसली से नाउ रीजन व्हाई अटैक ऑन टाइटन, आई थिंक पर्सनालिटी बिल्डिंग, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, हर चीज के लिए अपनी जिंदगी में पर्सनालिटी, क्यों मैंने बोला मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इट ग्रेटली कंसर्न्स टू वेरी बिग थिंग्स इनसाइड ऑफ यू जो आपकी पर्सनालिटी को हल्का सा इम्पैक्ट करते हैं। वो हो गई पहली एम्पैथी और दूसरा हो गया कंपैशन। एम्पैथी और कंपैशन बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं जो कि अगर आपकी पर्सनालिटी में है, आपकी पर्सनालिटी में अगर ज्यादा है लेट्स से, इट विल अपीयर टू अदर पीपल वेरी डिफरेंटली। कम है तो you will appear very differently to people. So they are very big markers, at least to me. And this show, even though is probably a very 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 gory show, बहुत खून खराबा खच्चर है, and obviously anime है ये, तो you know होगा भी। I don't know, मेरे को लगता है 15 के बाद people should watch it for simple reasons life में, क्योंकि आपकी सिंपल सी बात है, देखो हमने जिंदगी में एक चीज बिल्ड करी है, इंसान सोचता कैसे, हमें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए एक्चुअल में इस क्वेश्चन के बारे में ही। हमारी सोच में एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉचिंग अ शो, मूवी, सिनेमा ऑफ एनी फकिंग काइंड है क्या? एक सेकंड में बस ये ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये कह रहा ना कि 15 के बाद आई थिंक अलाउड होना चाहिए। जब 17 और 18 साल की एज में आप रंगरूट हायर कर सकते हो आर्मी के अंदर, तो फिर 17-18 साल की एज में एनिमे शो देखना, चाहे वो एज गोरी एज अटैक ऑन टाइटन हो, कोई डिलेमा की बात नहीं होनी चाहिए। मैं बैठा हूँ, मैंने कहा भाई मुझे आज मूवी देखना है यार, बहुत बड़ी मूवी है, देखो मजा आ जाएगा, दिमाग खुल जाएगा, ओ दिमाग खुल जाएगा, क्या बात करो, तो जरूर देखनी पड़ेगी भाई। इसने रिकमेंड करी तो बहुत बढ़िया मूवीज रिकमेंड करता है, ये मूवी देखो भाई, टॉप 10 मूवीज में तो दिमाग उड़ा देगी तुम्हारी। मैंने बहुत मूवीज देखी है, आज तक आई कैन नॉट पॉइंट टू अ सिंगल मूवी जो मैं कहूँ which reflected or represented the idea कि ह्यूमन की ट्रू कंडीशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस की ट्रू स्टेट क्या है, अदर देन अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन से ज्यादा कम्युनिकेट कोई आज तक मेरी लाइफ में कोई चीज नहीं बची है, मैंने आज तक देखी हो अपनी लाइफ में, हो सकता है बहुत सारी चीजें जो मैंने मिस आउट करती हूँ, विच कम्युनिकेट्स बेटर द आइडिया जो मैंने बात करी, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन कंडीशन की ट्रू स्टेट क्या है। Every fucking thing I watch है कितनी complicated। ह्यूमन कंडीशन का तो मैं मान सकता हूँ कि ह्यूमंस एक्चुअली एक बहुत ही फ्रेजाइल किस्म की, फिजिकली फ्रेजाइल की बात हो रही है, फ्रेजाइल किस्म की स्पीशीज़ है, और हमने जितना कुछ बना लिया है ना वो अपने दिमाग का सहारा लेके, और हमारे दिमाग की रीच एक्चुअली किसी को नहीं पता कितनी है, वो हमने बना ज़रूर लिया है, और हमें वो ऑफ कोर्स एडवांटेज में डाल देता है दूसरे बीस्ट्स के जो रियलिटी में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। बट फिज़िकल फ्रेजिलिटी जिस लेवल की हमारी है, वो कभी कभार अगर आप सोचने बैठो कि यार एक हिप्पो सिर्फ अगर आपको सिर्फ पूरी ताकत से सिर्फ टक्कर ही मार दे तो आप मर जाओगे तो एनीवे लेट्स मूव ऑन। वो मैं मानता हूँ कि कंडीशन को हाईलाइट कर देता है। टैक्सी ड्राइवर ब्रो, यू डोंट नो ट्रैविस बिकल क्या है, you know he embodies the every ugly thing of जो इंसान के अंदर होती है। The city embodies the most ugly aspects of humanity and yada yada yada, and उसके बीच में and then he goes through a transformation and everything, but still आप कन्विंस नहीं होते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने टैक्सी ड्राइवर देखी होगी उसको पता होगा, उसको कोई बुरा इंसान नेसेसरीली नहीं दिखाया गया है, नॉर्मल इंसान दिखाया गया है, लोनलीनेस का शिकार होता है, बट स्टिल वो कोई मोरली अनएक्सेप्टेबल कदम कहीं नहीं उठाता। पूरी नॉर्मल लड़का जो कि शहर में रह रहा के बेसिकली काम कर रहा है, कोई कनेक्शंस नहीं है रोमांटिक इस तरीके की, वो एग्जिस्टेंशियल थोड़ा सा साइड पे है, बट उसे कोई अगली नहीं दिखाया गया। हाँ, सिटी के हालात, लोगों के मोरल स्केल्स कितने डावाडोल हैं, ये ज़रूर दिखाया गया है। सही मूवी है, कोई मूवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ दिमाग उड़ा देने वाली मूवी नहीं है। इनफैक्ट कुछ सीन उसके बड़े फनी है, आर यू टॉकिंग टू मी, जैसे कि वो वाला सीन है। हो उस आइडिया से इतना कि
आप अपनी थिंकिंग को परमानेंटली चेंज करने के लिए कन्विंस हुए हो या फिर राजी होते हो कि मे बी आई विल स्टार्ट दिस कम्युनिकेशन विद माई सेल्फ दैट आई विल हैव टू चेंज माई थिंकिंग, माई पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन पीपल. यू मे हैव वॉच्ड जोकर. आपको जोकर मूवी थी ना, उसने मुझे ऐसा जोकर मूवी देख के दिमाग है. सोसाइटी जोकर मूवी, सोसाइटी इज लाइक ओके. कितने लोग इन्होंने जोकर मूवी देखी? कूल, अमेजिंग. जोकर अगर वाकिन फीनिक्स वाली बात हो रही है, अगेन कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक टैक्सी ड्राइवर के ही टाइप की वो मूवी है, क्योंकि इस सेंस में कि टैक्सी ड्राइवर से हर कोई रिलेट नहीं कर पाएगा. जो इंडिया में अपनी पूरी फैमिली के साथ एक इंसान रह रहा है, फादर का बिजनेस है, काम करता है, भाई बहन, कज़न, माँ बाप, रिश्तेदार सब हैं, त्यौहार सेलिब्रेट हो रहे हैं, लोनलीनेस की जो डार्क डेप्थ है उसमें कभी गया ही नहीं, उसके आसपास भी नहीं भटका, वो नहीं रिलेट कर सकता ट्रैविस वॉकर से या टैक्सी ड्राइवर से. सिमिलर सिचुएशन है जोकर की भी. बड़ी ही मतलब क्या आपको वर्ड यूज़ किया जाए, कितनी ज़िंदगी में ख़राब और कितनी जगहों से नेगेटिव हालात में इंसान जी रहा है. उस तरीके की प्रॉब्लम्स तो इंडिया में खैर जनरली होती भी नहीं है जिस तरीके की उसके अंदर दिखाई गई है. इंडिया की सोसाइटी ही अपने आप में एक डिफरेंट टाइप की सोसाइटी है. यहाँ पे एक समाज कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ हाथ पकड़ा ही रहा होता है, चाहे आप मतलब झुग्गी झोपड़ी में भी जो लोग रहते हैं, जो इतने गरीब हैं कि जिनको झुग्गी झोपड़ी में भी रहना पड़ रहा है. मैं उस तरीके से नहीं कह रहा, मैं डिसएडवांटेज तरीके से बात कर रहा हूँ. उन लोगों के पास भी एक कम्युनिटी होती है. वेस्ट में या जोकर जिस सोसाइटी की रिफ्लेक्शन दिखाता है, वो सोसाइटी में जो इंडिविजुअलिज्म है उसका वो नेगेटिविटी उसकी किस तरह की आती है, डिटैचमेंट जो है लोगों की एक दूसरे से, वो इंडिया में या एशियन सोसाइटीज़ में या फिर इवन मिडल ईस्टर्न सोसाइटीज़ में भी उस तरीके से एग्जिस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नहीं करता. तो एक बड़े समाज का हिस्सा होगा, वो रिलेट नहीं कर पाएगा उस चीज़ से. राइट. बट 4 महीने हो गए, 4 साल हो गए, एंड आप भूल चुके हो आपने क्या सीखा उस मूवी से. उस चीज ने एक्चुअली में परमानेंटली आपकी थिंकिंग नहीं बदली. अटैक ऑन टाइटन, मैं नहीं कह सकता आपके साथ ये होगा, बट सिंगल हैंडेडली हैज चेंज्ड, और एटलीस्ट given me in substance, tangible, watchable form the representation of जो हमेशा मैं फील करता आता था अपनी जिंदगी में, और अपने 5 से 6 साल में वीडियोस में बोलता आ रहा हूँ कि इंसान है, इंसान को बहुत कॉम्प्लेक्स है में देखो. बट आई कुड नॉट एवर पॉइंट टू एन एम्बॉडीमेंट इन सिनेमैटिक फॉर्म जिसको मैं कहता कि ये है ना, ये सिंगल हैंडेडली मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है. तुम्हें जो मैं बताना चाह रहा हूँ, सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सारी चीजें समझा देगा तुमको इन ब्रिलियंट storytelling. There are times Attack on Titan का मैं simple, like I have watched fucking crazy amount of animes, ठीक है, बहुत सारे टीवी शोज देखे, like even like I would say मेरा favorite अभी तक Attack on Titan था भी नहीं, but it's really climbing the list to becoming the favorite fucking thing I've ever watched. अभी तक था Full Metal Alchemist Brotherhood, but now I'm like, because I keep going back to it, and that's I think how I first of all certify or बाय द वे, क्योंकि ये बोल रहा है इस वक्त मुझे याद आ गया उसकी चीज़ से. मैं जैसे आपको बता रहा था, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से चीज़ें उठाई हैं जो नाजीज़ को गेटोज़ में रखा था, नाजी ने ज्यूज़ को जर्मनी में या पोलैंड में, उससे चीज़ें उठाई हैं कंसंट्रेशन कैंप्स में. एक चीज़ और है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है एल्डियंस और मार्लियंस या फिर एल्डियंस और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही अपने आप में जो ज्यूश पॉपुलेशन है दुनिया की उससे उठाया हुआ है. क्योंकि जो उसमें मार्लियंस का बिहेवियर दिखाया टुवर्ड्स एल्डियंस, दुनिया की स्पेशली एब्राहमिक फेथ्स को फॉलो करने वाली जो सोसाइटी हैं उनका, और शायद उसमें जो ईजीरू दिखाया गया है वो ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है. ऑफ कोर्स नाम भी उसका वैसा ही है, वो जापान को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, बट उसमें मेरे ख्याल से पूरा ईस्ट आ जाता है, क्योंकि ईस्ट का फॉर स्पेसिफिकली कोई जुडाइज्म के बारे में कोई व्यू नहीं है जो डिस्टिंक्ट व्यू हो. पर जितने भी एब्राहमिक फेथ फॉलो करने वाले लोग हैं, जैसे क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, जितने भी जो भी हैं, ईस्टर्न यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन, मेडिटरेनियन यूरोपियन, नॉर्थ अफ्रीकन, ये जितनी भी स्टेट्स हैं,
इन सब का ज्यूज़ के बारे में, बैजेंटाइन एम्पायर, रोमन एम्पायर के जो थे, इन सब का एक सर्टेन व्यू था ज्यूज़ के बारे में, स्ट्रॉन्ग व्यू, राइट, रशियन, कीवियन रस, इन सब का। और वो व्यू ऑलमोस्ट टू सम एक्सटेंट आपने सुना होगा, उनका कितनी ही कंट्री से एक्सपल्शन हो चुका है, एक्सटिंक्शन हो चुका है। एक फ़िल्म है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बड़ी पुरानी फिल्म है, यूक्रेन और रशिया का जो एरिया है, उस एरिया में एक जूश सोसाइटी के ऊपर बेस्ड फिल्म है, फिडलर ऑन द रूफ। फिडलर ऑन द रूफ है, काफ़ी पुरानी फिल्म है। किसी को भी अगर फिल्में देखना अच्छा लगता है तो फिडलर ऑन द रूफ उसको देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। मतलब आपको अच्छा बुरा, डरावना, नफ़रत, प्यार, हर तरीके के इमोशन से ले जाएगी। काफ़ी पुरानी फिल्म है, लाइक 50s 60s की फिल्म है। उस अगर आप अंग्रेज़ी गाने सुनते हो या इंग्लिश म्यूज़िक एंजॉय करते हो तो आपको कुछ काफ़ी सारे साउंड ट्रैक्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपने सुने होंगे और आपको पता नहीं होगा कहाँ से हैं, जो कि एक्चुअली में उस मूवी से। और आपको ज्यूइश पीपल की पर्सपेक्टिव में वो एक आम इंसान के रूप में कैसी उनकी ज़िंदगी है या थी 1800s में, 1700s में, या उससे पहले भी कैसी रही होगी, उसका एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। तो जो AOT में एल्डियंस का जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया, और जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ इस शो को, जो उसका 4th सीज़न है वो दिमाग में नहीं रहा होगा जब पहला सीज़न बन रहा होगा। ये मेरा ये गैस है स्टोरी को देख के, जो राइटर हैं उनके बारे में, कि उन्होंने एज द शो प्रोग्रेस्ड या फिर एज द स्टोरी प्रोग्रेस्ड ही केम टू मेक इट इन दैट वे लेटर। ऐसा मेरा इम्प्रेशन है उसको देख के। रिवॉर्ड थिंग्स अपने दिमाग में कि ये चीज़ बढ़िया है, चीज़ खराब है, इस बाय द सर्टिफिकेशन कि मैं कितनी बार अपनी जिंदगी में ना सोचते हुए बैठे बैठे अपने घर में रात को सोने, आंख बंद है, सो रहे बेड पे, लेकिन 15 मिनट के लिए सोच रहे हैं यार क्या पॉइंट ऑफ व्यू था यार, वो कितनी चीजें हु मेक मी थिंक लाइक दैट। एंड देयर आर वेरी फ्यू मूवीज, टीवी शोज जो कि दे स्टेड विद मी एटलीस्ट। आई डोंट नो अबाउट यू, कौन सी जो है तुम लिस्ट बना सकते हो, थिंग्स दैट यू नो दैट वो खत्म भी हो गई, but then you fucking thought about them. Parasite, another fucking movie. Parasite is another movie that literally after years I think about it. Wow. Let me think, और भी कोई अगर मूवी है कुछ नहीं, तुम तब तक कमेंट में लिख सकते हो things that you know like कोई ना कोई मूवी है, कोई ना कोई टीवी शो होगा that fucks with you, that you go back to. इससे अनरिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ये बार और एक कान पे रख रहा है, एक कान से हटा रहा है। मुझे लग रहा है कि इसको कुछ सुनना है, कि अगर कोई अलर्ट रहना है किसी चीज़ के प्रति वैसे ही पर्सनल चीज़ है, आई मीन, बट आई थिंक मैं समझ सकता हूँ ये क्या होगा। तुम टाइप करते हो और कोई पर्टिकुलर सीन्स हैं और तुम देखते हो और तुम जब कमेंट्स पढ़ते हो एंड देन यू लाइक वाओ यार ये भी पॉइंट ऑफ व्यू था इसमें, क्या जबरदस्त चीज सुझवाई। आई कंसीडर अटैक ऑन टाइटन टू बी द सुप्रीम, नॉट नेसेसरली बिकॉज़ बहुत तगड़ी मेमोरेबल सीन्स। यही बात मैं शुरू में कर रहा था कि सही में भाई ब्रेकिंग बैड शो के लेवल पे, जो ब्रेकिंग बैड है ना, जो आपको सरप्राइज कर देता है, बट फिर भी आप उससे ना शायद उस लेवल पे कर भी पाओ या नहीं भी कर पाओ रिलेट, क्योंकि अगेन वो एक सर्टेन सोसाइटी है। अटैक ऑन टाइटन का एक ये भी तो बात है ना, उन्होंने किसी भी सर्टेन सोसाइटी को नहीं उठाया, वो काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि मिक्स है ह्यूमैनिटी का एक तरीके से, क्योंकि वो फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम ऐसा दिखाया है कि यही बस बच गई है ह्यूमैनिटी, तो जो भी बचा है उसमें सभी हैं। बहुत तगड़े फिलोसॉफिकल क्लैशेस हैं, ऐसा कुछ मे बी शो में आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ शो जो कि आपको गलती से भी कैरेक्टर के थ्रू प्रीच नहीं कर रहा, जो कि काइंड ऑफ क्विंटन टैरेंटिनो-एस्क स्टाइल है कि कैरेक्टर्स एम्बॉडी अ लॉट ऑफ फिलॉसफी थ्रू देयर डायलॉग and it's again masterpiece level writing. But Attack on Titan does something different. It's just the movement of story, and आप simple story follow करते हो, you just follow story and the story is like ये क्या real life पता है क्या है? Real life is आप सुबह उठते हो, आप नाश्ता करते हो, फिर आप सोचते हो आज क्या करना है यार, आपको पता नहीं चलता शिट यार मैं फोन पे बैठा था या फिर किसी का कॉल आ गया, फिर यू नो
ये चलाओ या किसी की लाइव स्ट्रीम चलाओ, ये नया वीडियो अपलोड हुआ है, अरे यार यहाँ पे जेक पॉल इससे लड़ाई कर रहा है आजकल, अबे ये चीज चल रही है, जेक पॉल चूतिया है या फिर जेक पॉल कूल है, या फिर जेक पॉल ने आपको रिडीम कर लिया है, कनेलो क्या मैकग्रेगर से लड़ेगा क्या, एमएमए में क्या चल रहा है, इलॉन मस्क का अरे वाह लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट आया है, ये है रियल लाइफ। रियल लाइफ बहुत डीप फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशन से जिसमें आप जी रहे हो, मैं जी रहा हूँ, हम सब जो जब सुबह उठते हैं वो लीड नहीं हो रही होती, वो मूवमेंट से लीड हो रही होती है। थिंक लाइक दिस। आई थिंक अगर इसको दूसरे तरीके से कहा जाए तो ऐसा भी है कि रियल लाइफ, पहली बात तो रियल लाइफ बड़ी लीनियर होती है इन जनरल। अगर आप एनिमे को देखो या स्पेसिफिकली अटैक ऑन टाइटन को देखो तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि चीज़ें हुई बट सडनली एक चीज़ हुई जो सरप्राइज हो जाएगी और फिर उसका रीज़न आपको पीछे जाके ढूंढना पड़ेगा एक सर्टेन कि उस बंदे ने वो बात बोली थी, वहाँ वो हुआ था, तो उस चीज़ से उसका रीज़निंग निकल के आएगी कि अब यहाँ पे ये क्यों हुआ। तो एक तो ये बैक एंड फोर्थ मेकिंग सेंस अगर आपको करनी है चीज़ों की, तो एक तो ये बैक एंड फोर्थ प्ले हो रहा है। दूसरा ये भी होता है कि फिलोसॉफिकल सिचुएशन आती ही कहाँ है जहाँ स्टेक्स हाई होते हैं। लोग कहेंगे कि यार जब भटकी है ना तब बंदे को फिलॉसफी याद नहीं रहती। नहीं, रियल फिलॉसफी है ही वो जब आपको हाईएस्ट स्टेक पोजीशंस पे आपको सोचवा दे वो और उसका आपको आंसर दे दे। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। करंट महाकुंभ चल रहा है, ठीक है, आई गेस कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी, बट महाकुंभ चल रहा है, 144 साल बाद आया है और ये 144 साल बाद आने वाला इवेंट है। 144 साल के बाद ही अब अगर आया तो आएगा। और इसकी जो भी एसेंस है वो आप अगर उस सर्टेन जगह पे जाके नहाते हैं उस नदी में तो वो है। पर मिलियंस एंड मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन लोग और भी ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं मानता हूँ सिस्टम सोसाइटी कितनी भी अच्छी तरीके से मेंटेन कर ले, लेकिन जो जर्म का लेवल होगा उस पानी के अंदर या जो भी, आई डोंट नो, ये आपके ऊपर है। उससे कानपुर इलाहाबाद से पहले पड़ता है तो उस नदी के रास्ते में, तो वहाँ पे चमड़े का काम होता है। तो इस तरीके से सफाई का लेवल उस पानी का देखते हुए क्या आपको वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक क्वेश्चन है। मुझे इसका आंसर नहीं पता। अगर मैं शायद कर लूँ क्योंकि मैं फिर ले लूँगा कुछ दवाइयाँ, लेकिन दूसरा इंसान जिसके लिए कि उसकी हेल्थ बड़ी डेलिकेट है, उसके लिए सर्वाइवल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी चीज़ होती है हर बार जब वो सोचता है, वो शायद सोचे कि यार कोई बात नहीं, मैं अपने को बचा लेता हूँ, दूसरे तरीके से अपनी भक्ति प्रकट कर दूंगा या अपना कुछ लाइक डिवोशन प्रकट कर दूंगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल है। सोचो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, राइट, या आपको बच्चा होने वाला है और आपको टेस्ट्स के थ्रू पता चलता है कि जो बच्चा है उसको किसी ना किसी तरीके की साइकोलॉजिकल या फिजिकल इश्यूज़ हैं। पैदा वो हो जाएगा नॉर्मल जो भी है, लेकिन उसके बाद उसकी लाइफ में वो पूरी ज़िंदगी एक सर्टेन टाइप का फिज़िकल ड्रॉबैक रहेंगे या साइकोलॉजिकल ड्रॉबैक रहेंगे, लाइक पूरी तरीके से नॉर्मल इंसान वाली ज़िंदगी नहीं जी सकेगा। अब आप हो प्रेग्नेंट, बच्चा ऑलरेडी कंसीव है, अब उसको दुनिया में लाया जाए या नहीं लाया जाए, सोचो किस लेवल की डिलेमा है ये। इस तरीके का क्वेश्चन रियल फिलॉसफी, हाई लेवल प्योर फिलॉसफी, हाई लेवल फिलॉसफी, जैसे भी आप उसको कहना चाहो, वो दे सकती है इस तरीके की चीज़ों का आंसर। एवरीडे लाइफ में चाउमीन खानी है कि नहीं खानी, छोले भटूरे कैसे इसके खाने हैं उसके खाने, ये होते हैं, मोमोज खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, चटनी लेनी चाहिए कि नहीं, ये क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए आपको फिलॉसफी की जरूरत नहीं है भाई। रियल लाइफ इज लेड बाय मूवमेंट्स एंड देन रियलाइजेशंस, यानी कि रियलाइजेशंस डू नॉट कम इन डायलॉग, they come वो तो in action आफ्टर as थॉट में consequences। आफ्टर थॉट में भी यानी कि रोड पे जब हम निकले, कोई चीज हार गए, कोई चीज नहीं मिली, हमें जब रिजल्ट मिला, आउटकम मिला, तब वो चीज हिट करती है। We live the fucking lessons। Attack on Titan में सारे कैरेक्टर्स live the lessons। That's why to me it is another level storytelling। ठीक है, ये भी एक Because बढ़िया they है। are all living just like we live, and none of them is above the narrative of life जो उनके साथ हो रही है। ओके,
ये बड़ी सही चीज़ है, ये मैंने भी ध्यान दिया था। मिकासा कितनी भी पावरफुल हो, ओवरऑल ओवर आर्चिंग सिचुएशन में वो उतनी ही इनसिग्निफिकेंट है जितना कॉनी या मार्को। लीवाई एकरमैन बीस्ट टाइटन को तो मार सकता है अकेले खुद के दम पे, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन से जो पूरी कम्युनिटी गुजर रही है, उस कम्युनिटी, आई मीन अगेन ये स्पॉइलर है, आई एम सॉरी, बट बात करनी है तो उसमें हम फंस नहीं सकते। इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते कि स्पॉइलर ना निकल जाए, करनी पड़ेगी बात। बट ओवरऑल जो सिचुएशन है ना, उसमें उसकी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट ही है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। वो सॉल्यूशन का छोटा सा पार्ट बन सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कितना भी स्किल्ड है या कितना भी वॉट एवर ग्रेट है। तो एक ये चीज़। दूसरी चीज़, भाई ने बोली कि भाई कॉन्सिक्वेंसेज वो जी रहे हैं साथ साथ ही। ये आई थिंक उस शो की बड़ी सही चीज़ है। बहुत हाई स्टेक में चल रहा है सब कुछ, जितना हाई स्टेक आप सोच सकते हो ना अपनी ज़िंदगी में, जो आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है, जो उसमें हाईएस्ट चीज़ है, उस हाईएस्ट स्टेक पे सारी चीज़ें लगी हुई हैं बेसिकली। They're all captives of their little situations, all traumatized, and all fighting. All the central character है वो deeply flawed है, fucking maniacally flawed है। Maniacally, yeah. But उसके point of view से भी वो क्या करे? अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, फैमिली तो नहीं बची, बट अपने दोस्तों से प्यार करता है वो। क्या दोस्ती at the end of the day, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या दोस्ती at the end of the day छोटी हो सकती है दुनिया में किसी भी चीज के लिए जो कि आप कहते हो कि हाँ थ्योरी में तो बहुत बड़ी है? क्या जो तुम्हारा सबसे घनिष्ठ मित्र है उससे जो प्यार है और वो चीज जिंदगी में उसको बचाने के लिए तुम किस एक्सट्रीम तक जा सकते हो? क्या लिमिट है तुम्हारी दोस्ती में? अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए मोरालिटी क्या शरबत में मिलके सिंपल एक रिलैक्सेशन थ्योरेटिकल ए प्रायोरी डिस्कशन के लिए मिलके वहां तक विलंबित या वहां तक रिस्ट्रिक्टेड ना हो जाती? जब रियल लाइफ में एक क्वेश्चन ये भी है कि अपने सपनों के लिए कहाँ तक जा सकते हो। ये भी बड़ा, जिस भी इंसान के ना, हम में से ज़्यादातर लोग जो हिंदुस्तान में पैदा होते हैं वो एक ऐसे हालातों में पैदा होते हैं जहाँ हमें खाना और स्कूलिंग, बेसिक लेवल की स्कूलिंग, ठीक ठाक खाना, ठीक ठाक रहाइश, रहने की जगह मिल जाती है, रिलेटिवली सेफ एनवायरनमेंट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ड्रोन बॉम्बिंग हो जाएगी आपके ऊपर, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि भाई पुलिस भी आके आपको यस सर करके बात करेगी। कहीं बीच में हम ऐसी सी सिचुएशन में हम पैदा हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। ठीक है, मैं दुनिया के हिसाब से अगर आप ओवरऑल देखोगे तो हम हमारे देश में इंसान की हालात रिलेटिवली ठीक है। बहुत सारे लोग इससे अग्री नहीं करेंगे, बट मेरा एक्सपीरियंस है डिफरेंट जगहों का, मैं उसके आधार पे बोल रहा हूँ, और हो सकता है मैं गलत हूँ, व्हाटएवर। हम इस बड़े ही जैसे कहते नहीं है मीडियम, हाई क्लास, लो क्लास, मीडियम क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हम एक लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, राइट? ज़्यादातर लोग हम में से। और बहुत सारे लोगों का जो सपना होता है ना वो बड़ा ही इसी तरीके का लोअर मीडियोकर लेवल का सपना होता है कि मतलब छोटा मोटा बिजनेस हो, घर हो, गाड़ियाँ हो, मतलब आईफोन एक बड़ी चीज़ मानी जाती है। लेटेस्ट आईफोन है तो वो इम्प्रेस कर देता है लोगों को अपने आप में। हमारे यहाँ हाई लेवल का सपना यानी कि दुनिया में आप अगर कुछ भी हो सकता है, ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटी की सर्विस में ही है, मैं ये नहीं कह रहा आप ओसामा बन जाओ, कि जब आप दुनिया से जाओगे तो आप अपना नाम कुछ छोड़ के जाओगे कि ये कोई इंसान पैदा हुआ था। इस लेवल का सोचने के लिए वातावरण, एनवायरनमेंट नहीं है हमारे वहाँ, ये मेरा कहने का मतलब है। अब वो सपना क्या आप देखने की हिम्मत है, और अगर है तो उसके लिए किस हद तक जा सकते हो, ये क्वेश्चन भी ये शो आपसे पूछता भी है और अपनी तरीके से आंसर भी करता है, और वो भी जिस हालात में वो कर रहा है। और हम ये नहीं कह सकते कि हमारे तो हालात ही बेकार हैं, हम तो गरीब कंट्री में पैदा हुए हैं जिनको कि अच्छी कंट्रीज़ का वीज़ा भी मिलना बहुत मुश्किल है एक नॉर्मल बंदे के लिए। हम वो वाला बहाना नहीं डाल सकते, क्योंकि उस इंसान की, इन कैरेक्टर्स की जो हालात है वो हमसे बहुत ज़्यादा दिल किल फॉर आवर हालात, यू नो, टू गेट इनटू आवर हालात। कहते हैं ना सब सच, अच्छा बुरा सब घुस जाता है, they live that। So मैं ये कहूंगा कि इससे बेटर, क्योंकि एक होता है कि मैं आपको फिलॉसफी के थ्रू सिखाऊं, एक होता है कि मैं आपको सिखाऊं कि
किताब में लिख के, कितने लोग किताब पढ़ते हैं? दुनिया में एक से एक किताबें लिखी हुई हैं जो कि आपका दिमाग खोल देंगी, लेकिन जब इंसान किताब पढ़ेगा ही नहीं तो वो कम्युनिकेशन नहीं है ना दोनों बीच में, रिलेशनशिप ही नहीं है। किताब की बात नहीं है, किताब तो मीडियम है। आज के टाइम पे लोग किताब नहीं पढ़ रहे, ये बात है फिक्शन और इंफॉर्मेशन का फ़र्क। अटैक ऑन टाइटन में जो फिलॉसफी है वो फिक्शन में पिरो के परोसी गई है। एनिमे है वो एक अलग बात है, मांगा भी था। इसका एक दूसरा साइड देख लेते हैं। फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की की किताबें जितना ही हार्ड लेवल का अवेकनिंग ये एनिमे दे सकते हैं आपको, इससे ऐसा शायद थोड़े ज़्यादा ही लेवल की अवेकनिंग जॉर्ज ऑरवेल की 1984 एक सर्टेन एरियाज़ में फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की की ब्रदर्स कारामाज़ोव या फिर क्राइम एंड पनिशमेंट, इस तरीके की बुक्स आपको देंगी। बट बहुत सारे लोग उन बुक्स से सीख पाएंगे, बट किसी ने, जैसे इस तरीके के जो राइटर होते हैं जो डेल कार्नेगी वगैरह, या इस तरीके के जो दूसरे राइटर हैं, जो नीत्शे हो गया फॉर एग्जांपल, नीत्शे को उतने लोग नहीं पढ़ सकते जितने लोग डॉस्टोयेव्स्की को पढ़ सकते हैं, क्योंकि डॉस्टोयेव्स्की की जो 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 विजडम है वो एक स्टोरी के अंदर है। नीत्शे की बुक, आई मीन आज के टाइम पे शायद लोग मुझसे कहेंगे और यार देखो इतनी नीत्शे की बुक है, डॉस्टोयेव्स्की का तो लोग नाम भी नहीं बोल पाते ढंग से, वैसे तो नीत्शे का भी नहीं बोल पाते, लेकिन आज के टाइम में नीत्शे फेमस हो गए। मैं मानता हूँ यूट्यूब के सहारे लोगों ने कर दिया, वट जैसे भी। अपने वक्त में नीत्शे बेचारे अपने खुद की किताबें खुद से छपवाया करते थे और वो कोई नहीं बेच भी नहीं पाए। और डॉस्टोयेव्स्की एक सेलिब्रेटेड राइटर थे अपने खुद के टाइम में ही, अपनी यंग एज में ही इनफैक्ट। एनीवे आगे चलते हैं। Attack on Titan to me is one of the greatest pieces of storytelling from the point of view of which moves beyond entertainment first of all, and from the point of view of philosophy and psychology, the human condition. Because, and that's the thing at the end, it for the first time तुम्हारा it betrays, और या फिर तुम्हारा वो टर्म है ना, तुम्हारा कौन है D&D जो गेम ऑफ थ्रोन्स लिखते थे, सबवर्ट। हम एक्सपेक्टेशन सबवर्ट करने आए हैं और एक्सपेक्टेशन सबवर्ट करने के चक्कर में उन्हें धज्जियां उड़ा दी। This anime truly subverts expectations of all cinema TV show watching experience, in my opinion. It subverts it. क्योंकि हम चाहे कितने हजारों चीजें आप सबने देखी हो, बोजैक हॉर्समैन हो, फाइट क्लब हो, नॉटी अमेरिका हो, पैरासाइट हो, फॉरेस्ट गंप हो, कुछ भी हो। नॉटी अमेरिका कहाँ से आ गया भाई? क्लासेस हो जो कि तुम्हारा K-pop, इसमें बोजैक हॉर्समैन छोड़ के मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ ही देखा हुआ है। नॉटी अमेरिका नो कमेंट्स। एक ड्रामा हो गया, ब्लीच हो, कुछ भी हो, एक टाइम बाद, चाहे उसको मैं सिंपल में कहूँ शायद 2 साल या 1 साल, वो चीज आपकी जिंदगी को, आपके परसेप्शन को परमानेंटली बदली नहीं है। इट्स वेरी लाइकली, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे पता है, आई एम सेइंग मेजॉरिटी में लॉट ऑफ शोज और उनके लेसन्स एंड विद द शो खत्म, 6 महीने बाद वो लेसन हम भूल चुके हैं, वो परमानेंटली चेंज नहीं किए। टू मी आई थिंक दिस शो has the potential and the capacity to permanently make you fuck. I think फाइट क्लब उस ग्रुप में नहीं आता। फाइट क्लब शायद मैंने 10 साल पहले देखी थी पहली बार, जो कि ऑफ कोर्स मैं लेट मानता हूँ शायद, और जल्दी देखनी चाहिए थी, बट मैं आज भी उसमें ना एक प्लेन में बैठे होते हैं, वो ब्रैड पिट का कैरेक्टर का एक डायलॉग है कि हम मिडिल वो हैं, सोसाइटी के मिडिल चाइल्ड हैं, ना हमारी कोई ग्रेट वॉर है, ना हमारा कोई ग्रेट डिप्रेशन है, हमारा जो सबसे बड़ा ज़िंदगी में मसला है वो हमारी खुद की लाइफ है। वो यार क्या राइटिंग है उस मूवी की यार। मैं बड़ा ही पर्सनल लेवल पे क्या कह सकते हैं उसे, कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी को पसंद नहीं करता, हालांकि मैं फुली जिसे कहते हैं कम्युनिज़म के अगेंस्ट हूँ और 100% मार्केट इकोनॉमी में भी विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे मटीरियलिज्म या कंज्यूमरिज्म नहीं पसंद। और ये एक दूसरे के साथ हल्का फुल्का कॉन्ट्रास्ट रखती हैं ये बातें, बट व्हाटएवर। तो मेरे को बहुत सही लगी वो मूवी यार, उसने मुझे हाउ टू थिंक में टैंक बना दिया है। बिल्कुल हाँ, ये तो है। टैंक है वो शो, बिकॉज
was सॉरी अगर मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ इसकी बातों को कि यार नहीं वो शो भी अच्छा है वो शो भी अच्छा है, जस्ट अगर कोई ये देख रहा है और उसने इन चीज़ों के बारे में उसे प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो उस व्यक्ति के लिए मैं ये सब बोल रहा हूँ. 5 सेकंड के लिए आपकी सारी अपेक्षाएं जो हम बैठते हैं ना सिनेमा देखने से, टीवी शो देखने कुछ पहले, कि कहीं ना कहीं एक बुरा कैरेक्टर है, एक अच्छा कैरेक्टर है, एक राइट है, एक रॉन्ग है. राइट और रॉन्ग की जो बाइनरी डिस्क्रिप्शंस हैं आपके दिमाग में फिट करे गए. टीम्स होंगी, ग्रुप्स होंगे, कुछ सिलेक्टेड पैटर्न्स हैं स्टोरी टेलिंग में, आपको पता है, जो हर स्टोरी में रिपीट होते हैं और हम काइंड ऑफ देखना भी पसंद करते हैं उनको, क्योंकि वो पैटर्न्स वर्क करते हैं हमारी कॉन्शियसनेस में. जेम्स कैम्बल ने बता रखा हीरो जर्नी का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं स्टोरी टेलिंग में जनरली. इसलिए वो बारो पैटर्न्स में रहेंगे. फैमिलियरिटी, आपकी मूवी मेकिंग टेस्ट, टीवी शो का जो टेस्ट है उसमें बहुत ज्यादा बड़ा एलिमेंट आपको उसका भी सोचा भी नहीं होगा आपने, उसको देखने का मोटिवेशन आता है फैमिलियरिटी. इस तरह के शो पसंद है मुझे, मैं तो ऐसा कोई शो बताओ, बोला कि नहीं बोला आपने से स्टेटमेंट आपने, या फिर आप नेटफ्लिक्स में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आपके अंदर एक अंदर से आपने सोचा ही नहीं इस चीज को, लेकिन आपके अंदर ऑटोमेटिकली भावना आती है इसी के अराउंड वैसे कुछ कैसा है, कुछ हो या बताओ जरा क्यों आ रही है, कोई सोचा? क्योंकि हम वायर्ड हैं. हीरो विलन, हीरोनॉमी, सही गलत, सिंपल वे में बताओ सही गलत क्या है. सिंप्लीफाई. टीम्स, फाइनली टीम मिली. ये शो मैं तुम्हें बहुत छोटे में बहुत ही सिंपल सबसे बेसिक बाइनरीज बता रहा हूँ, इन सबकी दांचे उड़ा देगा ये शो, सबकी. माय हीरो एकेडमिया भी, या फिर तुम कितने भी आने में ले लो, सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेवल का तो टीम होता है. ग्रुप्स, पैटर्न्स, गुड ओवर बैड थीम. जोसेफ कैम्बल की किसने पता है, मुझे पता, अभी वही बता. मोनोमिथ क्या होता है, गूगल करो, नहीं तो यहाँ पे नीचे लिख, अभी इट विल कम. पढ़ लेते हैं. जोसेफ कैम्बल्स मोनोमिथ, डेवलप्ड इन हीरो विद 1,000 faces, described the common heroic narrative in which a heroic protagonist sets out, has transformative adventures and returns home. It is useful formula for comparing literary traditions across time and culture. यही मैं बोल रहा था 2 मिनट पहले कि जोसेफ कैम्बल का एक हीरोज जर्नी का उसका एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली आपको फॉर्मूला दे देता है किसी भी स्टोरी का. आई मीन ढंग की जो मूवीज होती है उनकी बात हो रही है यहाँ. एक हीरो एक जर्नी में जाएगा, एडवेंचर में जाएगा, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ले लो, फ्रोडो जाता है जर्नी में, हैरी पॉटर ले लो, कोई भी आप एडवेंचर स्टोरी ले सकते हैं. फिर बेसिकली जोसेफ कैम्बल के हिसाब से हर स्टोरी एक मोनोमिथ है. हमारा हीरो एक जर्नी पे निकलता है, जर्नी में ही स्लेज मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर्स आएंगे, वो मॉन्स्टर्स लेकर आएगा, मॉन्स्टर्स लेकर एंड में आते आते ही इज अ चेंज पर्सन, यानी कि कैरेक्टर आर्क आती है, ही इज चेंज्ड, जब वो निकला था जहां से और जहां तक है अभी, इसको मोनोमिथ कहते हैं. स्टार वॉर्स, एक्चुअली तुम्हें देखोगे मोनोमिथ तुम्हें हर एक स्टोरी में मिल जाएगा, एवरी. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू इज रेपिटेशन ऑफ फैक्ट. नहीं, बॉलीवुड की आपको अच्छी फिल्में मिलेंगी जिसमें आपको नहीं मिले वो अल्ट्रा क्वालिटी के चीजें. मोनोमिथ एक्चुअली 90 to 80% ऑफ मूवीज एक्सप्लेन कर देगी तुमको, एंड एट द एंड ही कम्स बैक चेंज्ड, रिफॉर्म्ड, ही इज द हीरो. बट ये जो मोनोमिथ है ना, ये टू सम एक्सटेंट अटैक ऑन टाइटन पे भी करता है, क्योंकि एरन के ऊपर भी ना, ये नॉट जस्ट एरन, आई थिंक हर किसी के ऊपर ये मोनोमिथ अप्लाई करता है कि ही सेट्स आउट एज समथिंग विद अ सर्टेन माइंडसेट, एंड देन एज हिज लाइफ प्रोग्रेसेस चीज़ें चेंज हो जाती हैं. बट एनीवे देखते हैं. So, जिसने नहीं देखा, try watching Attack on Titan, yeah. That's my message to you. मैं भी ये करूँगा. आई मीन कहूँगा, मैं भी ये कहूँगा कि देखना चाहिए. एक मेरे को ध्यान आ रही थी चीज़ जो मैंने बात करनी थी एरन के कैरेक्टर के बारे में. मुंह मत छुपाइए सर, मुंह दिखाइए अपना. वो है कि मुझे बड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज़ एरन के कैरेक्टर के बारे में जो ये मैं सोच रहा था देख के कि मतलब क्या चीज़ है जो
इसे मेरा फेवरेट कैरेक्टर नहीं बनाती, और वो ये है कि इवन दो वो अपने आप को सबसे वीर मानता है, घोषित करता है, और गिव अप करना तो बस नहीं हो सकता, तो फिर भी इतने सारे सीन्स हैं मूवी में जहाँ वो रोता है, मूवी में कह रहा हूँ, शो में। और मैं देख रहा था कि ये क्या कॉन्ट्राडिक्टिंग इन्होंने चीज़ बनाई है अपने आप में, कि ये बंदा मेन प्रोटैगनिस्ट है, मोस्ट पावरफुल है, मोस्ट विलिंग है, और फिर भी ये रो भी रहा है कितनी जगह पे। एनीवे ये एक चीज़ थी, सॉरी अगेन स्पॉइलर हो गया। एक मैसेज और इससे अगर मुझे मिला है, या जो जैसे ही क्योंकि आप कह रहे ना आपकी ज़िंदगी के थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएंगे, मेरा पर्सनल लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नेचर नहीं है गिव अप करने वाला जनरल इन लाइफ चीज़ों में। और मैं ये तारीफ़ के तौर पे नहीं कह रहा, मैं जस्ट एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो कि जितना मेरे अंदर था ना, शायद उसको इस शो ने 50,000 गुना री एनफोर्स कर दिया कि गिव अप कोई ऑप्शन नहीं है भाई लाइफ में।